यह जीत बुनियादी तौर पर उस प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर आने वाले संकट के एक बड़े राहत के तौर पर है, जिसके लिए पूरा तंत्र लगा दिया गया और लोकतंत्र हार गया। लोकतंत्र की यह हार हम लंबे वक्तों में चुकाते हैं। क्या यह सच नहीं है कि अग्निवीर एक खराब योजना है? सेना में जाने वाले लोगों को न सिर्फ हतोत्साहित करने की योजना है, बल्कि वहां से नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को गुंडा और लंपट बनाने की स्थितियों तक पहुंचाने की भी स्थिति में ला देती। और यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस देश में कई सारे उदाहरण आए जो अग्निवीर की वजह नौकरियों के बाद गलत रास्तों पर चले। किसानों की मुश्किल का सवाल, पहलवानों की बेइज्जती का सवाल। बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं, आज अखबारों में छपा है, पहलवान किसान सब हार गए। ये किसान और पहलवान नहीं हारे, बल्कि यह आवाज बुलंद करने के लिए हराया गया कि किसान, पहलवान, नौजवान का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। यह हमको आपको बैठाया गया हमारे दिमाग में, जबकि सच क्या है? पहलवान का मुद्दा क्या है? अपने हक की लड़ाई, अपने अस्तित्व, अपने यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। किसान की लड़ाई क्या है? मोदी के उस वादे को याद दिलाने की लड़ाई है जिसमें 2022 में कहा गया था कि किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी, लेकिन किसान देख रहा है कि हर रोज वह मुश्किल से जी रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। हरियाणा में चुनाव में मिली कांग्रेस को हार के बाद से लगातार तरह तरह के विश्लेषण हमारे आपके सामने आ रहे हैं। दोस्तों, जब कोई मुकाबला होता है, चाहे वह चुनावी हो या पहलवानी का हो, तो जाहिर तौर पर उस मुकाबले में बराबरी होती है। अगर मुकाबले में बराबरी नहीं है और बेईमानी है, तो जाहिर तौर पर जो रिजल्ट आएगा वह अनुमान के खिलाफ आएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम जब से आए हैं, यानी कल से लगातार तरह तरह के हार के विश्लेषण किए जा रहे हैं। विश्लेषण करने वालों में कांग्रेस के पक्षधर पत्रकार शामिल हैं, विश्लेषण करने वालों में कांग्रेस के नेता शामिल हैं, उनके प्रवक्ता शामिल हैं, उनके पक्षधर लोग शामिल हैं। लेकिन यह बात बेहद समझना जरूरी है कि हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसको भाजपा ने जीता कैसे, बावजूद कि माहौल भाजपा के खिलाफ था। क्या पत्रकार और सर्वे एजेंसियां जनता के नब्ज को समझ पाने में, उसको पकड़ पाने में अक्षम साबित हुई, या फिर वह सक्षम थी लेकिन परिणाम अलग आए? इन सब बातों को समझना बेहद जरूरी है कि आखिर यह कैसे हुआ कि एक तरफ सभी पत्रकार, सभी सर्वे एजेंसियां A to Z एक आवाज दे रही थी, लेकिन चुनाव वोटिंग होने के ठीक एक दिन बाद जो खड़ाऊ मुख्यमंत्री रहे नायब सिंह सैनी, उनका एक बयान आप सबने देखा होगा, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने जीत की सारी व्यवस्थाएं कर ली। उनकी इस शब्दावली को समझना बेहद जरूरी है कि एक नेता जब बोलता है तो नायब सिंह सैनी का वोटिंग होने के एक दिन बाद का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वह बात कहते हैं उस पर गौर किया जाना चाहिए। उनके कही हुई पंक्तियों और शब्दों पर अगर आप गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पत्रकारों, ग्राउंड रिपोर्ट करने वालों, सर्वे एजेंसियों और सामान्य जनता की सीधी एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी के खिलाफ थी, बावजूद उसके परिणाम क्यों बीजेपी के ही पक्ष में आए, और इतने ज्यादा पक्ष में आए कि 2014 की आंधी के मुकाबले 2019 के मुकाबले तीसरी टर्म में उन्हें ज्यादा सीटें, यानी 48 सीट आई। 2019 में 40 सीट आई थी, जिसकी वजह से जेजेपी का समर्थन लेना पड़ा था। उससे पहले 2014 में सिर्फ 47 सीट आई। तो आखिरकार नायब सिंह सैनी जब यह बात कहते हैं कि हमने
आप पत्रकारों से नायब सिंह सैनी चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, हमने जीतने के सारे व्यवस्थाएं कर ली, चुनाव हमारे पक्ष में आएगा इसकी हमने व्यवस्था कर ली। तो नायब सिंह सैनी ये नहीं कहते हैं कि जनता ने हमें वोट दिया है, हमने व्यवस्था कर ली। क्या यह चुनाव परिणाम उसी व्यवस्था का नतीजा है जो हर तरह के आकलन को मुंह के बल खड़ा कर देता है? कहा एक तरफ कोई भी सर्वे एजेंसी, कोई भी टीवी चैनल, कोई भी ग्राउंड रिपोर्टर ये नहीं कह रहा था कि कांग्रेस 50 से कम आएगी और कांग्रेस 37 चली गई। यह जो आश्चर्यजनक आंकड़ा है वह आंकड़ा यह बताने के लिए काफी है कि हार क्यों। इस हार को अगर समझना है, और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी जीती नहीं जिताई गई, सिर्फ ये बात नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई होगी, सिर्फ ये भी बात नहीं है कि जातीय आधार पर सही ढंग से एमएलए के टिकट नहीं बांटे गए, बल्कि बात इससे बड़ी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने जो घोषणा की वह एक तरह की, मैं पहले के भी वीडियो में बोल चुका हूं, एक राजनीतिक घुसखोरी थी। चुनाव से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घोषणा हुई हरियाणा में और पूरे देश भर में अखबारों में छपा कि बोनस मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को। वह चुनाव से ठीक एक दिन पहले होता है। इसी तरह चुनाव से ठीक एक दिन पहले इस बात की भी घोषणा होती है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इंटर्नशिप के लिए देश के युवाओं को 5,000 रुपए महीने देगी। चुनाव को प्रभावित करने वाले उन कारकों को देखना बेहद जरूरी है जो आखिरी समय में चुनाव लड़ा जाता है। हमेशा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी के 2 दिन चुनाव को पलट देती है, और वह जो आखिरी के 2 दिन चुनाव को पलटना है उसके कई सूत्र हैं। उनमें से एक सूत्र है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, जो खुद कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर इस देश में विकसित हो रहा है, उस प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर को बिल्कुल लागू करते हुए हरियाणा चुनाव से एक दिन पहले केंद्रीय कर्मचारियों का बोनस भत्ता जारी किया, उसके अलावा किसान निधि जारी की, और उसके अलावा 5,000 रुपया इंटर्नशिप दिए जाने की बात भी कही और अखबारों में छपी। इस राजनीतिक घुसखोरी का यह एक कदम है, मैं इसको राजनीतिक घुसखोरी ही कहता हूं। यह राजनीतिक घुसखोरी का पहला कदम है। दूसरा कदम है वह राज्य स्तर पर किया गया, जो जनज्वार पर जनता ने आकर बोला कि बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के दलित समाज खासकर के लोगों के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप हमें वोट देना चाहें मत दें, लेकिन आप कांग्रेस को वोट मना दें। यह भी एक स्थिति थी। तो अगर इन स्थितियों का आप आकलन करते हैं तब जाकर आप अंदाजा लगा पाते हैं कि कैसे एक रेस होती है जिसमें एक आदमी को तो लंगोट पहनाया जाता है और दूसरे को पजामा दे दिया जाता है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बस की बात थी कि वो भी केंद्रीय कर्मचारियों का बोनस जारी कर देते? तो सवाल यहां चुनाव आयोग का आता है कि चुनाव आयोग का रोल क्या रहा है। चुनाव आयोग के रोल को शुरू से जरा आंकना शुरू करें। जैसे ही पहली बात तो यह गड़बड़ हुई कि जहां 4 राज्यों के चुनाव थे वहां 2 राज्यों में चुनाव कराया गया। ये क्यों कराया गया? ये सिर्फ इसलिए कराया गया कि एक-एक का प्रतिशत रहेगा। एक जम्मू कश्मीर जो मुसलमानों के जातीय बहुसंख्यक वर्चस्व वाली जगह है, वहां कांग्रेस या एनसी जीत जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम एक हरियाणा जीत जाएंगे तो इससे जो मैसेज जाएगा उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव बदल जाएगा। इस कारगुजारी में भाजपा के कौन शामिल है? तो एक ही जवाब है कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भाजपा को यह सुविधा देता है कि 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की जगह 2 राज्यों में चुनाव कराया जाएगा, और 2 राज्य ऐसे कराए जाएंगे जो एक हिंदू धर्म, कट्टर हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना हुआ है, और दूसरा मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म के लिए जाना जाता है। तो अगर 2
जीत आती है, एक कांग्रेस के खेमे में जाती है और एक बीजेपी को मिलती है। पहली बात ये। दूसरी बात ये संदेश देना था चुनाव आयोग के जरिए भाजपा को, जो कल प्रधानमंत्री ने ठीक जीतने के बाद कहा। ठीक जीतने के बाद यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है, वह अकेले कभी मुकाबले में नहीं आ पाती है। इसका भी संदेश हरियाणा से देना था, जिससे कि झारखंड और महाराष्ट्र की लड़ाई कमजोर हो जाए। और यह संदेश चला गया। यह संदेश देश को चला गया कि अकेले कांग्रेस जो है वह भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। और इसके उदाहरण आपको मिल जाएंगे। वह छत्तीसगढ़ है, वह राजस्थान है, वह मध्य प्रदेश। इन मैसेज का मतलब समझिए। इस मैसेज का मतलब यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर मुकाबला कोई पार्टी देगी भारतीय जनता पार्टी का, तो वह कांग्रेस। और राज्यों के जीत और हार के बीच केंद्र की जो सरकार 240 सीटों पर आई है, वह सरकार अगले 5 साल तक चलती रहे। इसकी भी सबसे बड़ी शर्त ये थी कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी के जीत के बाद यह मैसेज जाए कि नहीं साहब, हम उतने कमजोर नहीं हुए हैं, जनता की नजर से हमारा झूठ इतना बड़ा नहीं हो गया है कि हम हर जगह हार जाए। इस रणनीति और तकनीकी को समझिए। ये रणनीति का ही हिस्सा था कि 4 राज्यों की जगह 2 राज्यों में चुनाव कराए गए। दूसरा, जो हरियाणा का चुनाव कराया गया उसे 5 दिन आगे बढ़ाया गया। अगर कांग्रेस यह जानना चाहिए और उसको जानना चाहिए कि आखिरकार किन जरूरतों की वजह से हरियाणा का चुनाव 5 दिन आगे टाला गया था, क्या उसकी कोई तैयारी चल रही थी, क्या भारतीय जनता पार्टी को सेटिंग का वक्त दिया गया, क्या भारतीय जनता पार्टी को वह स्पेस दिया गया जिसके जरिए वह इस परिणाम तक पहुंचे, यह सवाल है। दूसरी बड़ी बात कि जातीय आधार पर विश्लेषण करने वाले सभी पत्रकारों और विश्लेषकों को यह समझना चाहिए कि हरियाणा में जातीय गुटबंदी से ज्यादा बड़ा मुद्दा इस बार दावे के साथ रोजगार का, महंगाई का, अग्निवीर योजना का, ये ऑनलाइन कार्ड बनाने का, यह सारे मसले बहुत बड़े थे। लेकिन ये सारे मसले दरकिनार हुए। वह दरकिनार इसलिए हुए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर बहुजन समाज पार्टी इनेलो गठबंधन, जेजेपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन, यह जो दोनों गठबंधन है और इंडिपेंडेंट, यह सुविधा भी कांग्रेस को नहीं थी। कांग्रेस के साथ इनेलो, बसपा या आजाद समाज पार्टी आने को तैयार नहीं थी, बल्कि यह सुविधा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को थी कि हरियाणा चुनाव में खड़ा करो और इनके वोट काटो। और आप देख सकते हैं कि जिस जेजेपी का खाता नहीं खुला, आजाद समाज पार्टी का खाता नहीं खुला, उसने करीब दर्जन भर सीटों पर आराम से कांग्रेस को हराया है। तो यह सारी सुविधाएं, राजनीतिक सुविधाएं, जब आप आकलन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप हार गए हैं तो आपकी ही गड़बड़ी और बार बार ये कहें कि नहीं साहब, हमसे ये चूक हुई, वो चूक हुई। बल्कि इस बात को समझना जरूरी है कि केंद्र और राज्य की सत्ता में पिछले 10 वर्षों से जो सत्ताधारी पार्टी है, उसने अपने लिए अलग से क्या व्यवस्थाएं और सुविधाएं राज्य में कर ली हैं और उसका मुकाबला किसी विपक्ष की पार्टी के बूते की बात नहीं है। यह संभव नहीं है कि हरियाणा में भाजपा का वोट काटने के लिए कांग्रेस किसी को खड़ा कर ले और जेजेपी और आजाद समाज पार्टी, बसपा और इनेलो का कोई गठबंधन करा दे। ये सारे वोट जो कटे हैं वो ऐतराज और गुस्से के वोट हैं, जो सरकार के खिलाफ थे, लेकिन यह बट गए और यह बंटवारा बीजेपी को जीत की तरफ ले गया। दूसरी बात कि जिस राजनीतिक घुसखोरी की मैंने बात की कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले जिस तरह से केंद्र सरकार ने लालच वाली घोषणाएं की और जिस तरह से किसानों के किसान निधि जारी किया, यह राजनीतिक घुसखोरी रहते हुए बराबरी का मुकाबला कोई कैसे कर लेगा। और तो और इस पूरे हरियाणा चुनाव का मैसेज जो सबसे ताकतवर मैसेज है
वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, ये सभी जानते हैं कि अगर यह अक्टूबर में जो चुनाव परिणाम आया है, इसमें अगर एक साथ चुनाव होते और इसमें बीजेपी की सरकार 3 राज्यों में हार जाती, उसके बाद प्रधानमंत्री नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी नहीं हो पाते। हो सकता है भाजपा की सरकार रहती, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाता। यह एक बड़ा खतरा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए टाला है, और उसको टालने के लिए जो राजनीतिक तिकड़म किया है, यही तंत्र की जीत है जिसे कांग्रेस कह रही है। यह लोकतंत्र की जीत नहीं है, यह तंत्र की जीत है, यह सिस्टम की जीत है। यह सिस्टम क्या है? यह ईवीएम में है। यह सिस्टम कहां है? चुनाव आयोग में है। यह सिस्टम कहां है? स्थानीय प्रशासन में है। यानी स्थानीय प्रशासन, चुनाव आयोग, ईवीएम, अगर यह सारी चीजें आपके साथ खड़ी हैं, तो जाहिर तौर पर कोई दूसरी पार्टी आपके मुकाबले में या फिर आपकी वरदहस्त होगी, आपके लिए वोट काटेगी, जो इनलो, बसपा, आजाद समाज पार्टी या फिर जजपा ने भूमिका निभाई, और या तो मुकाबला करें। और मुकाबला करने का यह जो आपको तरीका दिखाई दे रहा है, जिसमें कि कांग्रेस हार जाती है, आप जरा वक्त याद करिए। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। 9:30 बजे 8 अक्टूबर दिन के 9:30 बजे तक 70 सीटों पर पहुंच जाती है कांग्रेस। किसका वोट होता है? वह भी जनता है। कौन लोग हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, नौकरियां करने वाले लोग हैं, जिनकी बैलेट पेपर से वोट। यानी बैलेट पेपर की वोटिंग से कांग्रेस 70 सीटों तक पहुंच जाती है रुझान में, 90 में से, यानी लगभग 80% सीटों पर। और जैसे 9:30 के बाद वक्त शुरू होता है, याद कर लीजिए, कल 9:30 के बाद, 9:30 के बाद कांग्रेस 40 का आंकड़ा ही नहीं पार कर पाती जैसे ही ईवीएम पर आता है। यानी ईवीएम को कांग्रेस से नफरत है और बैलेट पेपर को ईवीएम से मोहब्बत है। यानी सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस से मोहब्बत है, और प्राइवेट नौकरी करने वाले, मुश्किल से जीवन जीने वाले, 10,000 15,000 की नौकरियां करने वाले को मोदी जी से मोहब्बत है। ऐसा कैसे संभव है? क्या सरकारी नौकरियां करने वाले लोग कांग्रेस को चाहते हैं, लेकिन बाकी देश बीजेपी को चाहता है क्योंकि वो भुखमरी का शिकार हो जाए, महंगाई इतनी हो जाए कि वह रोज अपने बच्चे को दूध ना पिला सके? ये लॉजिक समझिए। इस लॉजिक को समझना बेहद जरूरी है कि जो लोग बैलेट पेपर से जब वोटिंग हुई 9:30 बजे तक, तो 90 में से 70 सीटों पर बढ़त कांग्रेस की थी, और 9:30 बजे के बाद जो उसका 7.5 चढ़ा, शनि की दशा हुई, उस शनि के दशा फिर उतरी नहीं कांग्रेस, और फिर वो 9:30 बजे के बाद से शाम के 6 बजे तक या जब तक गिनती हुई, कांग्रेस 40 से अंततः 37 पर आ गई। यह जो ईवीएम और बैलेट पेपर का फर्क है, इससे भी एक अविश्वास पैदा होता है। इस अविश्वास के पैदा होने से प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी तो बच जाती है। प्रधानमंत्री मोदी पर कोई सीधा खतरा नहीं आता है, क्योंकि हरियाणा जीतने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड बीजेपी के लिए जीतना नामुमकिन था, लेकिन ये होता है। तो ये सारे अपने कांटे खत्म करने के लिए और देश में एक हिंदुत्ववादी मैसेज देने के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ऐसे ज्योग्राफिकल और टैक्टिकल राज्य हैं जहां से बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए बिल्कुल नहीं हारना चाहेगी। मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं कि हरियाणा अगर बीजेपी हार जाएगी, तो हरियाणा हारते ही दिल्ली के जो बॉर्डरिंग जिले हैं वह सब दूसरी पार्टी के पास चले आएंगे। तो जो जन आंदोलनों की ताकतें दिल्ली नहीं आ पा रही हैं, वह दिल्ली तक आसानी से पहुंच जाए। इस पर भी रोक लगाना था, इस पर भी पाबंदी लगानी थी, और इसीलिए जब से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस हरियाणा में जीत जाएगी, तब से राजनीतिक माहौल खासकर फरीदाबाद
और गुड़गांव के बदलने लगे थे, आर्थिक राजनीतिक दोनों मामले। तो इन सब के अगर गणित को हम समझे तो यह गणित कई जगहों, कई तरीकों से आपको बताता है कि यह जीत नहीं है, जिताया गया है। और उस जिताए गए का आकलन कैसे करें, उसका विश्लेषण कैसे करें, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हम लोग तरह तरह के विश्लेषण कर रहे हैं। जिसको स्थिति यह है कि अंधों और हाथी जैसी हालत हो गई है और हर आदमी विश्लेषक जो हिस्सा पकड़ ले रहा है वहां से विश्लेषण शुरू कर दे रहा है और उसी को हाथी मान ले रहा है। लेकिन संपूर्णता में देखें तो यह जीत बुनियादी तौर पर उस प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर आने वाले संकट के एक बड़े राहत के तौर पर है, जिसके लिए पूरा तंत्र लगा दिया गया और लोकतंत्र हार गया। लोकतंत्र की यह हार हम लंबे वक्तों में चुकाते हैं। क्या यह सच नहीं है कि अग्निवीर एक खराब योजना है? सेना में जाने वाले लोगों को न सिर्फ हतोत्साहित करने की योजना है, बल्कि वहां से नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को गुंडा और लंपट बनाने की स्थितियों तक पहुंचाने की भी स्थिति में ला देती। और यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस देश में कई सारे उदाहरण आए जो अग्निवीर की वजह के नौकरियों के बाद गलत रास्तों पर चले। किसानों की मुश्किल का सवाल, पहलवानों की बेइज्जती का सवाल, बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं, आज अखबारों में छपा है, पहलवान किसान सब हार गए। ये किसान और पहलवान नहीं हारे, बल्कि यह आवाज बुलंद करने के लिए हराया गया कि किसान, पहलवान, नौजवान का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। यह हमको आपको बैठाया गया हमारे दिमाग में, जबकि सच क्या है? पहलवान का मुद्दा क्या है? अपने हक की लड़ाई, अपने अस्तित्व, अपने यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। किसान की लड़ाई क्या है? मोदी के उस वादे को याद दिलाने की लड़ाई है जिसमें 2022 में कहा गया था कि किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी, लेकिन किसान देख रहा है कि हर रोज वह मुश्किल से जी रहा है। इसी तरह नौजवान की लड़ाई अग्निवीर की है, रोजगार की। लेकिन जब मोदी जीत गए कल हरियाणा में, तो उसके बाद अखबारों में क्या छपा है? इस संदेश को जरा गहराई से समझिएगा। इस संदेश का मतलब है नौजवान, किसान और पहलवान हार गए। इसका मतलब आप हार गए, जनता का आंदोलन हार गया, जनसंघर्ष हार गए। और इसका मतलब इससे आगे ये होता है कि न जनसंघर्ष से चुनाव जीते जाते हैं, न जनता के आंदोलन को सपोर्ट करके कोई सरकार बनती है, बल्कि सरकार तो हिंदू मुसलमान पर बनती है और नहीं तो जातीय संरचनाओं, जातीय विघटनों और जातीय आधारों पर बनती है, जैसे वो जातियां हवा खाती। यह बात समझना आप सबके लिए बेहद जरूरी है आज के समय में कि किसान, पहलवान, नौजवान की हरियाणा में हार सिर्फ हरियाणा के किसान, नौजवान, पहलवान की नहीं है, बल्कि आपके उस बच्चे की हार है जो कह रहा है कि हमें ठेके की नौकरी मत दो। जिसके पिता पेंशन पाते हैं 50 से 60 हजार, उसका बेटा 10,000 की नौकरी करता है, तो वह युवा चाहता है कि हमें कम से कम सम्मानजनक नौकरी। इस समय इस देश में मध्य वर्ग से गरीब वर्ग में शामिल होने वाले लाखों लोग हैं जो गरीब होते जा रहे हैं। वो उसकी लड़ाई थी, उस लड़ाई को भी कमजोर किया गया। नौजवान की लड़ाई का कमजोर होना इस देश के लोकतंत्र का कमजोर होना है। किसान की लड़ाई का कमजोर होना इस देश के लोकतंत्र का कमजोर होना है। और औरतों को यौन हिंसा के सवाल को कमजोर होना इस आधी आबादी को फिर से एक बार मुंह पर जाबी लगाने के लिए मजबूर करना है। अगर इस लॉजिक को आप समझेंगे तो कांग्रेस की हार पर बहस करने की जगह आप जन आंदोलनों की हार पर बहस करेंगे कि किस तरह से जनता का आंदोलन हाशिए पर डाला गया। और कितनी खुशखबरी की तरह आप हर अखबार में देख सकते हैं कि विश्लेषकों ने लिखा है कि पहलवान, नौजवान और किसान हार गए। अरे कांग्रेस हार गई, तिकड़म जीत गया, तंत्र जीत गया, जनभावना हार गई, सारे विश्लेषक, सारे सर्वे हार गए। यह बात भी कहनी चाहिए अखबारों को।
और किस तरह जीत का यह जो गुबार है वह कहां से उठा किसी को अंदाजा ही नहीं हुआ। अब तक भारतीय जनता पार्टी पर्ची देकर मुख्यमंत्री बनाती थी और जो मुख्यमंत्री का दावेदार था उससे ही पर्ची खुलवाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब हरियाणा चुनाव के बाद एक कदम आगे बढ़ गई है। मोदी की सरकार या डबल इंजन कहें, एक कदम आगे बढ़ गया है और अब वह राज्यों की पर्ची निकालने लगा है। 8 अक्टूबर के दिन 10 बजे तक किसी भाजपाई से भी आप पूछ लेते कि क्या आपकी सरकार बनेगी, मैं डंके की चोट पर कहता हूं वह जवाब नहीं दे पाता साफ साफ। लेकिन पर्ची निकली, जैसे पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री बनाए जाने की पर्ची निकाली भारतीय जनता पार्टी ने। सबको अलग अलग अंदाजे थे कि राजस्थान में ये बनेगा मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में ये बनेगा, छत्तीसगढ़ में ये बनेगा, लेकिन सभी से किनारा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पर्ची निकाली और पर्ची निकालकर एक अलग ही मुख्यमंत्री बना दिया जिसका कोई उम्मीद ही नहीं थी बीजेपी के नेताओं को। इसी तरह बीजेपी ने इस बार हरियाणा चुनाव में राज्य की पर्ची निकाली है कि ये राज्य हम जीत गए। वो 8 अक्टूबर गिनती शुरू होने के 2 घंटे तक नहीं जीतते हैं, लेकिन उसके बाद वह जीत जाते हैं। यह जीत बताती है कि तंत्र की, मतलब सिस्टम की नहीं बल्कि तिकड़म की जीत है। और इसी तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि यह जो हार है, यह हार बुलंदी से मीडिया में, आप जिनको गोदी मीडिया कहते हैं, जरा उनके विश्लेषकों को सुनिए। वो कह रहे हैं पहलवानों का मुद्दा यानी स्त्रियों के यौन उत्पीड़न का मुद्दा हरियाणा में जो मुद्दा बना था वो हवा था। किसानों के वाजिब एमएसपी का सवाल, किसानी को समृद्ध बनाने का सवाल, मोदी के 2022 के वादे का सवाल जिसमें उन्होंने कहा किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे, ये मुद्दा हवा था। तो फिर किस मुद्दे पर जीती बीजेपी? उन विश्लेषकों को यह भी बताना चाहिए उस तरफ क्या मुद्दे थे। और यह हार हमें सबक दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब मुख्यमंत्रियों के पर्ची निकालने के बाद अब राज्यों की भी पर्चियां निकालनी शुरू कर दी और पर्ची से सरकार बना देंगे, और उन्होंने बना लिया है। और उस संदेश का जो सबसे बड़ा मकसद था वह यह था कि हरियाणा और महाराष्ट्र एक आर्थिक राजधानी है और दूसरी तरफ जियोग्राफिकल दृष्टि से हरियाणा बेहद जरूरी राज्य है, जहां से बार बार आंदोलनों की सुगबुगाहट होती है। उससे भी दिल्ली से मोदी जी उबर गए और 2 राज्यों में जीत। पर अब संदेह आ जाएगा, कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी, गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीतेगा नहीं जीतेगा। लेकिन अगर हरियाणा ये हार जाते तो वो उम्मीद नहीं। तो सारे कांटे निकाल दिए गए हैं और यह तंत्र की जीत है। और आप किसी भी तरीके से सोच लें तो आप यह मानेंगे कि यह जीत नहीं है बीजेपी की, बल्कि जिताई गई है। और जिताए जाने की मुख्य वजह सिर्फ हरियाणा जीतना नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड पर निगाहें हैं। और उससे बड़ी निगाह ये थी कि अगर इन राज्यों में बीजेपी हार जाती तो सिर्फ राज्यों में नहीं हारती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में बैठी मोदी की सरकार है उसकी चूल्हे हिल जाती। और सबसे बड़ी बात यह भी होती कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर के नेता जो चुप्पी साधे हुए हैं, 10 साल से मोदी के खिलाफ लगातार विद्रोह करने की स्थिति में हैं, या मोदी की नीतियां जिन्हें लगता है कि गलत है वह सुगबुगा नहीं पाते हैं, वह सामने उभर कर आते, उठ कर आते। यह सारा सिलसिला ही बंद हो गया है। इसलिए दोस्तों, विश्लेषण करते वक्त हमेशा जरूरी नहीं कि आपने ही गलत किया हो, बल्कि यह भी हो सकता है कि आपको षड्यंत्रों में फंसा दिया गया हो। कभी इस तरफ भी सोचा जाना चाहिए। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।